हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कशन किए थे। आज हम चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमारे पास। टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर ए एंड बी कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शंस और सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, हमारे पास इस टाइप से दो वायर्स दे रखे हैं, ठीक है ना। एक आपके पास ए वायर है, एक आपके पास बी वायर है। सेम डायरेक्शन में एक के अंदर 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और एक के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। इन दोनों के बीच का जो गैप दे रखा है हमारे पास, वो गैप कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन अ 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ अ वायर separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on a 10 centimeter section of the wire A. A वायर के ऊपर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर दो वायर इस टाइप से रखे हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है, पहले उसकी हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक वायर आपके पास A है, एक वायर आपके पास B है। इस वायर की जो लेंथ है वो हमें दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पर हमें निकालना है। तो देखिए फोर्स का जो फॉर्मूला होता है दो टाइप से होता है। एक होता है फोर्स F इक्वल टू 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई इंटू डी एल, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पर हमारे पास वायर ए के 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पे निकालना है, तो इस एल की वैल्यू हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। एक फार्मूला और होता है, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इस 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 4 पाई डी। अच्छा, यहाँ पर ये 2 कहाँ से आ गया, 4 कहाँ से आ गया, इसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसका जो रियल फार्मूला होता था वो क्या होता है हमारे पास, F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी इंटू एल, ये होता था। यहाँ पर हमने 2 का मल्टीप्लाई और 2 का क्या करा, डिवाइड करा, जिसकी वजह से क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -7 हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, F हमें कैलकुलेट करना है, हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 म्यू नॉट अपने 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7। I1 की बात करूँ तो I1 में 8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, I2 में 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। 10 सेंटीमीटर के सेक्शन पर निकालना है, ठीक है ना। तो लेंथ कितने जाएगी, 10 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय नीचे D आ जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 4 इंटू 10 की पावर -2। आप सॉल्व कर लीजिए इसे, -2 से -2 कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स गया, 5 2 10, 10 और 2 20। तो F कितना हो जाएगा आपके पास, 20। पावर सॉल्व कर लेते हैं, ये 7 है, 10 कम हो जाएगी तो 6, तो 10 की पावर -6। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -5 न्यूटन। तो इतने अमाउंट का फोर्स यहाँ पर इन दोनों पैरेलल वायर के बीच में लगेगा। अच्छा, इसके जो थ्योरी में कॉन्सेप्ट बताया था उसमें यही बताया था कि ये जो फोर्स होगा वो किस नेचर में होगा, अट्रैक्टिव नेचर में होगा या रिपल्सिव नेचर में होगा। तो अगर पैरेलल दोनों में सेम डायरेक्शन में फोर्स अगर लगता है, मतलब करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा कैसे लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर में लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ अ 5 लेयर ऑफ वाइंडिंग ऑफ 400 टर्न्स ईच। 5 लेयर से उसमें एक में कितने नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, 400, ठीक है ना। तो 5 के अंदर कितने आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप से एक सोलेनॉइड है, उसके अंदर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स है, ऐसी कितनी लेयर्स है, 5 लेयर्स बनी है, n नंबर ऑफ टर्न्स ये दे रखा है। एक के अंदर 400 टर्न्स दे रखे हैं, तो 5 लेयर में कितना आ गया, नंबर ऑफ टर्न्स 5 लेयर is equal to 5 into number of tons 1 लेयर। तो 5 एक लेयर में 400 टन है, तो टोटल कितना हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे।
5 को मिलाकर, ठीक है ना। आगे दे रखा है द डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड इज़ 1.8 सेंटीमीटर। सोलेनॉइड का डायमीटर आपको गिवन है 1.8 सेंटीमीटर, मतलब इससे रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 0.9 इंटू 10⁻², मीटर। ये आपके पास रेडियस आ गया। देखिए आगे क्वेश्चंस में दे रखा है इफ़ द करंट इज़ 8 एम्पियर, मतलब यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमने मान लिया कितना 8 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। क्या एस्टिमेट द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनसाइड द सोलेनॉइड नियर इट सेंटर, सेंटर के पास में निकालना है। तो देखिए सोलेनॉइड का जो सेंटर के पास में मैग्नेटिक फील्ड होता है बी एट सेंटर नियर अबाउट सेंटर, उसका फार्मूला होता है कितना म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई, म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई होता है। स्मॉल एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक है। हमें सोलेनॉइड की लेंथ दे रखी है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ये सेंटर के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है म्यू नॉट एन आई होता है, और इसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में लिख सकता हूँ मैं म्यू नॉट। स्मॉल एन का जो वैल्यू होता है वो कैपिटल एन अपॉन में एल होता है सोलेनॉइड की लेंथ, तो इसे लिखूँगा कितना कैपिटल एन अपॉन में एल इंटू फ्लो ऑफ करंट आई हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया म्यू नॉट आपके पास होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे 2000, लेंथ कितनी है उसकी 80 सेंटीमीटर, मतलब 80 इंटू 10⁻²। फ्लो ऑफ करंट कितना हो जाएगा आपके पास, करंट 8 एम्पियर का इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। 10⁻² से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 5 बचा, 1 0 से 1 0 गया, 8 से 8 गया, 200 इंटू 4 800। तो ऑल आवर उससे सॉल्व करेंगे तो 800 पाई इंटू 10⁻⁵ मल्टीप्लाई कर लेना, बी एट सेंटर इक्वल टू 8 पाई इंटू 10⁻³ टेस्ला। ये हमारे पास क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। क्वेश्चंस को बड़े स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना है और फिर उसमें जो जो गिवन है वो पहले लिख लीजिए, उसके बाद आप उसे सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पर हमें दे रखा था डायमीटर और उसका रेडियस, तो इसका हमें कोई इसका यूज़ नहीं था, इस फॉर्मूले में हमारे पास कोई इसका यूज़ नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने इसको नॉर्मली डायरेक्ट कर लिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है हमारे पास, पहले वो देख लेते हैं। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर कंसिस्टिंग ऑफ 20 टर्न्स एंड कैरी अ करंट 12 एम्पियर। हमारे पास क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन नंबर 9 एक स्क्वायर कॉइल है सपोज उस टाइप से, ठीक है। इस कॉइल की जो साइड लेंथ दे रखी है वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, गॉट इट। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखी है, मतलब एन की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखे हैं 20 टर्न्स एंड कैरी अ करंट ऑफ 12 एम्पियर। सपोज करंट की डायरेक्शन हम ये मान लेते हैं 12 एम्पियर, ए बी सी डी, इस टाइप से करंट इसमें फ्लो कर रहा है, गॉट इट। द कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मैक्स 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड। सपोज इसे मैंने इस टाइप से हैंग कर दिया किसी पॉइंट से और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हमारे पास जा रहा है, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दे रखा है बी, ये कांस्टेंट है। तो ये जो कॉइल ए बी सी डी है ये उसके साथ कितने एंगल का बना रही है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री का एक एंगल बना रही है, मतलब उस पर रखी हुई है ऐसी, ठीक है। आगे दे रखा है उसने व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कॉइल। यहाँ पर जो बी का वैल्यू है वो हमें गिवन है बी इक्वल टू 0.8 टेस्ला, ठीक है। अब देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। मतलब एक रेक्टेंगुलर एक स्क्वायर कॉइल है, इसको हमने इस टाइप से हैंग करा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो क्या कर रही है 30 डिग्री के एंगल पर हैंग है, तो उसकी वजह से हमें टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो वेरी इजी है, टॉर्क का फॉर्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं। टॉर्क इक्वल टू कितना होता है एन आई बी ए साइन थीटा। तो देखिए टाउ इक्वल टू टॉर्क कितना होता है आपके पास एन आई बी ए इंटू साइन थीटा। ये फॉर्मूले को आप अप्लाई कर दीजिए। तो टाउ नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं हमारे पास 20 दे रखे हैं। फ्लो ऑफ करंट कितना हो गया आपके पास, फ्लो ऑफ करंट 12 एम्पियर हो गया,
मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है आपके पास 0.80। एरिया क्या होता है स्क्वायर है, स्क्वायर कॉइल का एरिया लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 × 10 कर लें, 10 × 10 × 10⁻⁻⁴। क्यों? क्योंकि 10 सेंटीमीटर दे रखा है, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻2 मीटर, एरिया निकालो तो 10⁻⁴ हो जाएगा। साइन एंगल कितना बना रहा है वो 30 डिग्री। और आप इसे सॉल्व कर लीजिए ओवरऑल। तो 12 × 2 24 मल्टीप्लाई, इसे लिखा मैंने 8 × 10⁻⁻2। अच्छा यहाँ पे 0 10⁻⁻2, ये कितना हो गया 100, इसको 10⁻⁻2 रख लूँ। साइन 30 कितना होता है 1/2, ये 2 से 2 4 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। 10⁻⁻2 10⁻⁻2 4 हो जाएगा, और 4 4 = 16, 1 2 4 = 8 और 1 9 × 10⁻⁻4। और अब जब इसे सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या लिख सकते हैं आप इसे 0.0960 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट, या तो न्यूटन मीटर बोल सकता हूँ या फिर जूल बोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट हो गई। तो इतने अमाउंट का टॉर्क अगर इस रेक्टेंगुलर स्क्वायर कॉइल को अगर मैं हैंग करता हूँ तो इतना अमाउंट का टॉर्क इसमें लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, 2 मूविंग कॉइल मीटर्स, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर्स दे रखे हैं M1 एंड M2 हैविंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, सबकी वैल्यूज़ दे रखी है उसमें। क्वेश्चन नंबर 10 पहले क्या क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट चीज़ उसे हमें रेजिस्टेंस दे रखा R1 = 10 ओम दे रखा है। नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं हमारे पास कितने 30 दे रखे हैं। फर्स्ट वाली जो कॉइल है उसका एरिया दे रखा है हमारे पास A1 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है B1 = 0.25 टेस्ला, ठीक है ना। एज वेल एज A2 वाले सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हमें R2 दे रखा है 14 ओम, एंड 2 नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 42, और उसका एरिया दे रखा है कितना A2 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और B2 दे रखा आपको 0.50 T। स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल फॉर द 2 मीटर्स। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। देखिए ये जो दे रखा है ये M1 के लिए दे रखा है, मतलब M1 मूविंग कॉइल के लिए, ये दे रखा है M2 के लिए। अब हमें यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, दोनों में करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करनी है। तो आइए पहले देखते हैं करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी SI की बात करूँ तो ये कितना था 5/I। अच्छा 5 यहाँ पर क्या इतना था, 5 की वैल्यू बात करूँ तो यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंप्लीट डेरिवेशंस बताया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 2 टाइप के टॉर्क लगे थे, एक लगा था NIBA और एक लगा था हमारे पास टाउ = K5, ठीक है ना। यहाँ जो K था वो स्प्रिंग कांस्टेंट था, K5 यूज़ करते हैं, C5 यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जब इसे इक्वल करेंगे तो यहाँ से 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास NIBA अपॉन में कितना हो जाएगा K हो जाएगा। तो जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा SI = NIBA अपॉन में K × I। नाउ I से I आपका यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला कितना होता है NBA अपॉन में K। ये फार्मूला आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इतना डिराइव किया इसको। अब NBA K हमारे पास कांस्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है ना। तो 4M1 के लिए बात करूँ, 4M1 के लिए बात करें फर्स्ट वाले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास SI
इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है आपको 30, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 0.25 और एरिया आपके पास दे रखा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय के हो जाएगा। के कांस्टेंट है। फॉर M2 के लिए बात करूँ, M2 कॉइल के लिए इसे 1 मान लीजिए, SI(2) कितना हो जाएगा M2 कॉइल के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स आपके दे रखा 42, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 0.50 और ये आपके एरिया देख रहा 1.8 10 की पावर माइनस 3 डिवाइड बाय के। इसका इसमें आपको डिवाइड देना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट आपके दे रखा फर्स्ट वाली मूविंग कॉइल के लिए, ये दे रखा आपको सेकंड वाली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आइए यहाँ लिख लेते हैं हम SI1 अपॉन में SI2। देखिए यहाँ पर 30 अपॉन में 42 एज इट इज आ जाएगा 42, ठीक है ना। यहाँ से ये 25 से इसके 2 टाइम्स कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 आएगा और ये भी 2/1 आएगा, टोटली ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 30 अपॉन में 42 बचेगा, इसे आप कैंसिल आउट करें 6 से, 6 5 जा 6 6 7 जा 42, तो 5/7 आ जाएगा। किसके लिए? करंट सेंसिटिविटी का रेशियो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। S फॉर 1 मतलब क्या हो गया, पहली मूविंग कॉइल के लिए, 2 मतलब सेकंड वाली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के लिए। तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 5/7। ये फर्स्ट पार्ट निकाला इसका हमने, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए इसके सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, जहाँ पर हमें क्या पूछा है इसके बारे में, वोल्टेज सेंसिटिविटी। फर्स्ट का आंसर कितना है 5/7। अब देखिए वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 उसे SV से इंडिकेट करते हैं। SV मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी, उसे हम लिखेंगे क्या 5/V। 5 अभी हमने निकाला था NIBA अपॉन में K था, V एज इट इज़। अब V को हम क्या लिखते हैं, वोल्टेज हमें नहीं दे रखा लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रखा है और करंट हमें पता है, तो करंट और इंटू वोल्टेज को हम क्या लिखते हैं, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो उससे फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, SV इक्वल टू NIBA अपॉन में K इंटू I इंटू R। I से I कैंसिल आउट, तो SV कितना हो जाएगा आपके पास NBA अपॉन में KR, ठीक है। ये कांस्टेंट है। अब NBA अपॉन में R और SV आ जाएगा। अब देखिए NBA और SI1 और SI2 से NBA फर्स्ट वाले के लिए, NBA सेकंड वाले के लिए हमने रेशियो निकाले था। केवल यहाँ पे अलग टर्म क्या आ गया आपके पास, R1 और R2 आ गई, बस वो वैल्यू आपको लिखना है। तो SV1 अपॉन में SV2, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 5:7। नीचे R2 अपॉन में R1 हो जाएगा ये, तो R2 का वैल्यू आपको दे रखा 14 और R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। 7 2 14, 5 2 10, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब मूविंग कॉइल ऑफ 1 और मूविंग कॉइल ऑफ 2 की जो सेंसिटिविटी करंट वोल्टेज सेंसिटिविटी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 हमने डिस्कस किए, ठीक है। थैंक यू।